नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। असम, गुजरात और यूपी में ताजा हालात की ली जानकारी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली और कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। बिजली महंगी करने पर केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, तो वहीं सिद्धारमैया सरकार को बताया किसान, दलित और आदिवासी विरोधी। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। नेपाल की बागडोर अब केपी शर्मा ओली के हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर। और अर्जेंटीना ने जीता कोपा अमेरिका का खिताब। अतिरिक्त समय में हुए गोल की मदद से फाइनल में कोलंबिया को दी 1-0 से शिकस्त। 16वीं बार खिताब जीतकर सबसे अधिक कोपा अमेरिका का खिताब जीतने का बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ की स्थिति की ताजा जानकारी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश से जलस्तर बढ़ने की स्थिति की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से ताजा हालात की जानकारी ली। गृह मंत्री ने तीनों राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। दरअसल असम, गुजरात और यूपी में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति है। असम में 94 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। इसके अलावा बाकी 2 राज्यों में भी कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। लगातार यहां के मुख्यमंत्री हालात पर निगरानी रखे हुए हैं। तो बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम से की गृह मंत्री ने बात। तो अमित शाह ने ली हालात की जानकारी। यूपी, गुजरात, असम के सीएम से की खास बातचीत। और आपको बता दें कि यहां पर देश भर में मॉनसून की मार झेल रहे हैं कई राज्य। असम में आई बाढ़ से जानमाल को अब तक भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब बाढ़ की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार भी हो रहा है। राज्य में बाढ़ प्रभावित आबादी घटकर 5.9 लाख रह गई है। हालांकि कल 2 और लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो गई। इसके साथ ही इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 2 अन्य नदियां बुरही, डीहिंग और दिसांग खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 18 जिलों के 1300 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। काछाड़ जिले में ही 1.1 लाख लोग प्रभावित हैं, जो अन्य सभी जिलों से सबसे अधिक हैं। काछाड़, धुबरी और नागांव प्रमुख प्रभावित जिलों में से हैं। राज्य भर में 172 राहत शिविरों में 30,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। रविवार को बाढ़ के कारण 1.7 लाख से अधिक बड़े जानवर और 81,000 छोटे जानवर प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 196 जंगली जानवर मर गए हैं। अब तक कुल 143 जानवरों को बचाया गया है। हाल ही में असम बाढ़ में डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान में शरण लेने के दौरान डोडिया, महमोरा और डोडिया कुली गांव के 3 निवासियों पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। विक्रम मिस्री ने आज देश के नए विदेश सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव के पद पर कार्यरत थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विक्रम मिस्री के विदेश सचिव का पदभार ग्रहण करने की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विक्रम मिस्री ने आज देश के नए विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया। टीम एमई विदेश सचिव मिस्री का हार्दिक स्वागत करती है।
तथा उनके सफल कार्यकाल की कामना करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नए विदेश सचिव विक्रम मिस्री को नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, उनके सफल और उत्पादक कार्यकाल की कामना करता हूं। तो यहां पर संभाल लिया उन्होंने पदभार नया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केपी शर्मा ओली, आपको नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर बधाई हो। हम दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने तथा हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और विस्तारित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि में बढ़ोतरी की है। मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी सिसोदिया की जमानत से जुड़ी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी। कर्नाटक में आज भाजपा जगह जगह राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार बेतहाशा दामों में वृद्धि कर रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आम आदमी, किसान, दलित और आदिवासी विरोधी है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कहती है कि देश में महंगाई है और फिर अपनी सरकारों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़वाती है। कर्नाटक में सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम में 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी से कर्नाटक सेल्स टैक्स में ये बढ़ोतरी जो हुई है वो कर्नाटक सेल्स टैक्स में बदलाव के बाद हुई है। एक तरफ जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, पूरा कर्नाटक में डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ सभी तरफ केएसआरटीसी रेट बढ़ा रहा है, दूध का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है। सो ये सरकार आने के बाद वो डेवलपमेंट तो पूरा बंद हो चुका है, और दूसरी तरफ गारंटी के नाम पे जो दाम को बढ़ा रहा है, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। दिल्ली में महंगी बिजली पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली भाजपा आज सभी 14 बिजली कार्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। दरअसल बिजली खरीद समझौता शुल्क और अन्य अभी भार लगाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है। इस पर भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है और घोटाले का आरोप लगा रही है। इसी के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूट रही है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम। दरअसल आज दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। उसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी का दावा है कि केजरीवाल पर जल्दबाजी में दिया गया फैसला। केजरीवाल शराब नीति केस के किंग पिन हैं। घोटाले से मिला पैसा आप पर खर्च हुआ है और ईडी की ओर से यह भी दावा किया गया है कि साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ की रिश्वत केजरीवाल की ओर से मांगी गई। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर फौरी रोक लगा दी थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को बरकरार रखता है या नहीं, फिर उसे पलटता है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर उनकी नियमित जमानत किसी भी जगह लंबित है तो उस पर इस फैसले का असर नहीं होगा। बिहार में नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई दोपहर 12 बजे के बाद होने की संभावना है। आरोपी ने कोर्ट में लिखित आवेदन देकर बताया है कि उसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। संजीव मुखिया का कहना है कि उस मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, इसलिए उसने अग्रिम जमानत याचिका दी है। कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। पूरा सत्र कई मुद्दों के कारण सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कथित तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके परिवार से जुड़े हालिया मुडा साइट घोटाला समेत कई मुद्दों के सामने आने के साथ 9 दिवसीय सत्र में भाजपा सदन में कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित भाजपा और जेडीएस की समन्वय समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी, विपक्ष के नेता आर अशोक और अन्य शामिल हुए। दोनों गठबंधन सहयोगियों ने फैसला किया कि सरकार को दोनों सदनों में घेरा जाए। मुडा घोटाले के अलावा विपक्ष महर्षि वाल्मीकि निगम घोटाला, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार घेरने की कोशिश करेगी। कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी से तमिलनाडु को 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के बजाय केवल 8000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है। ये निर्णय कर्नाटक के बेंगलुरु में विधानसभा में कावेरी जल विनियमन समिति CWRC से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित एक सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, डिप्टी CM DK शिव कुमार, बीजेपी नेता CT रवि और राज्य के अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक के बाद कर्नाटक के CM सिद्धरमैया ने कहा कि पानी नहीं छोड़ना चाहिए, पानी छोड़ना और पहले अपील करनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि बहुत शुरुआती चरण में नियामक प्राधिकरण ने एक बैठक की थी और हमारे पास 30% पानी की कमी है। हम निगरानी समिति के समक्ष अपील करेंगे। फैसले का सम्मान करना होगा और अपने किसानों के हितों की भी रक्षा करनी होगी। At a very early stage, the regulatory authority had conducted a meeting. Normally, they used to conduct at the end of this month or it is on August. But unfortunately, they have conducted and they have given decision that 1 TMC of water has to be given. We are shortage by about 30% of water. We are appealing before the monitoring committee. But at the same time, we want to respect the decision of the regulatory authority also. So we will try to justify our stand. We have to protect our interest also. We have to respect them also. उत्तराखंड में आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की हार और आगामी निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पार्टी के मंत्री, विधायक विशेष रूप से शामिल हुए। इस बैठक में जुलाई के अंत तक से आरंभ होने वाली सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 3 राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री धामी के 3 साल का कार्यकाल और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, निकाय चुनाव और लोकसभा में 5 सीटें जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जिन बूथों पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहां के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।
महाराष्ट्र में भी इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई में भाजपा की बैठक बुलाई गई है। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी, सह प्रभारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार को मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा और बीएमसी चुनाव पर चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा पर पहुंचकर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। ये जानकारी बीएसएफ कश्मीर के एक्स पर साझा की है। बीएसएफ कश्मीर ने पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि कश्मीर के अग्रिम इलाकों के लगातार दौरे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन के समन्वय के साथ इन क्षेत्रों के समग्र विकास पर जोर दिया। इस आधिकारिक दौरे के दौरान नित्यानंद राय ने नीरू गुरेज सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित इलाकों का भी दौरा किया। साथ ही फील्ड कमांडरों और सैनिक के साथ बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और अग्रिम क्षेत्र संरचनाओं में बुनियादी ढांचे और परिचालन उपकरणों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की भी समीक्षा की। नित्यानंद राय नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए कश्मीर के सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के दौरे पर पहुंचे थे। महाराष्ट्र के दीवान खावती नाटुवाड़ी सुरंग के पास कोंकण रेलवे लाइन पर बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी गिरने से रेलवे सेवाएं बाधित हो गई। इसके चलते 14 जुलाई को इस सुरंग से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों में कोंकण कन्या एक्सप्रेस, सीएसटीएम, मैंगलोर एक्सप्रेस और मुंबई मडगांव मांडवी एक्सप्रेस समेत कई पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके साथ ही लंबी दूरी की 12 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। बीते 6 वर्षों में खुदरा डिजिटल पेमेंट में 100% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। अनुमान है कि अगले 6 साल में भी देश में डिजिटल खुदरा पेमेंट में फिर 100% की ग्रोथ आ सकती है। किडनी इंडिया और अमेजॉन पे के एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत का खुदरा डिजिटल पेमेंट 2 गुना बढ़कर $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 6 वर्षों के दौरान यानी साल 2018 से 2024 तक देश में यूपीआई पेमेंट में 138% की ग्रोथ आई है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में डिजिटल अपनाने में आ रही तेजी का इसको लाभ मिलेगा। भारत में खुदरा पेमेंट के डिजिटल होने की व्यापकता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 2022 में पूरी दुनिया में इस तरह के जितने डिजिटल पेमेंट किए गए हैं उनमें लगभग आधे अकेले भारत में किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ग्लोबल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम में अकेले भारत ने 46% का योगदान दिया था। आपको बता दें कि भारत में यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। 2021 में शुरू हुई इस पहल के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें स्वदेशी गाय या भैंस नस्ल का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति या दूध उत्पादक कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इस वर्ष से विभाग में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक विशेष पुरस्कार शामिल किया है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियों का प्रोत्साहन मिल सके।
पुरस्कार विजेताओं को अलग अलग श्रेणियों के तहत योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देने के अलावा कुछ श्रेणियों में 5 लाख रुपए तक का मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाएगा। नामांकन 31 अगस्त तक जमा किए जाएंगे। इसके लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किया जा सकता है। ये पुरस्कार आगामी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर प्रदान किए जाएंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले के एक दिन बाद रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन के लिए मिलवाकी पहुंच गए हैं, जहां उन्हें इस सप्ताह के अंत तक औपचारिक रूप से रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को अमेरिकी गुप्त सेवा द्वारा आजीवन सुरक्षा प्राप्त है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में अपनी हत्या के प्रयास के बाद कहा कि अमेरिका को एकजुट रहना चाहिए और देश के नागरिकों को अमेरिकी के तौर पर अपना सच्चा चरित्र दिखाना चाहिए। उन्होंने मजबूत और दृढ़ रहने की बात भी कही। ट्रंप शनिवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली में उस समय बाल बाल बच गए जब 20 वर्षीय हमलावर ने उन पर कई गोलियां चलाई। इस हमले में वे जख्मी हो गए और उनके कान पर चोट आई है। गोलीबारी की इस घटना में ट्रंप की रैली में मौजूद एक व्यक्ति की जान चली गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीक्रेट सर्विस के कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश से एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की स्वतंत्र समीक्षा किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं और एफबीआई इस जांच का नेतृत्व कर रही है। There is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation. It's not America. And we cannot allow this to happen. The FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. I urge everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीति को युद्ध का मैदान ना बनाएं। चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के रास्ते पर नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। We do not know the motive of the shooter yet. We don't know his opinions or affiliations. We don't know whether he had help or support or if he communicated with anyone else. Law enforcement professionals, as I speak, are investigating those questions. There is no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. You know, the political record in this country has gotten very heated. It's time to cool it down. और हमास ने इस बात से इनकार किया है कि वह संघर्ष विराम वार्ता से बाहर हो रहा है। हमास ने कहा कि गाजा में इस सप्ताह के अंत में हुए घातक हमलों के बाद भी इस्लामी समूह इजराइल के साथ संघर्ष विराम वार्ता से पीछे नहीं हटा है। हमास से जुड़े एक अधिकारी ने इजराइल पर अरब मध्यस्थों और संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष विराम वार्ता को रोकने का आरोप लगाया। गाजा पर इजरायली हवाई हमले के एक दिन बाद हमास का ये बयान आया है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि हमले के बाद से हमास वार्ता से बाहर हो जाएगा। तो हमास ने ये बात साफ कर दी है कि वो जो शांति वार्ता है, जो संघर्ष को लेकर जो वार्ता की जा रही है, उसका अभी वो हिस्सा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।